बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित जो मॉक टेस्ट होने वाला है, उससे संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है आपका किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं के लिए। तो आप इसे किस प्रकार से करेंगे वह बताएंगे, क्या क्या करना है आपको वो बताएंगे। तो जो आपका जो NAS नेशनल क्या है आपका अचीवमेंट सर्वे से संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे सॉल्व करना है तो बताएंगे, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। तो चलिए देखते हैं मॉक टेस्ट 1 कक्षा 8वीं। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी कितनी? 60। समय 2 घंटे रहेंगे और प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट रहेगा। इसमें आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, उपस्थिति पंजी लिखना है, शाला का नाम, विकासखंड और जिला लिखना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है किससे संबंधित है आपको बता ही नहीं हमने। किससे संबंधित है? NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इससे संबंधित सभी स्कूलों में इसकी तैयारी करवाने के लिए शासन ने निर्देशित की है। आपको तैयारी कराना है बच्चों को। साप्ताहिक जो प्रश्न है, सप्ताह 1 सप्ताह 2 इस प्रकार के वो भी आपके बटे हुए हैं, उन्हें किस प्रकार आपको करना है ये बताएंगे। आज आपको हम मॉक टेस्ट 1 कक्षा 8वीं से बताएंगे। इसमें आपके जो विषय रहेंगे, कौन कौन से विषय रहेंगे? आपका हिंदी रहेगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और प्रत्येक प्रश्न को उत्तर बताएंगे। ये कुछ निर्देश दिए हैं, पढ़ लीजिए। क्या दिया? टेस्ट प्रशासनकर्ता के निर्देश। सर्वप्रथम प्रथम पेज पर अपेक्षित सभी प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक की मदद से अनिवार्य पूर्ण करें। फिर ये सब निर्देश आपको मिलते जाएंगे। इन निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ के इसे पूर्ण कर लीजिएगा। ये पूरे निर्देश दिए हैं क्या क्या करना है आपको। इसके बाद आपको जो टेस्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से परीक्षण स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ परीक्षण क्या दिया है। हिंदी प्रश्न 1 से 15, गणित प्रश्न 16 से 30 और विज्ञान प्रश्न 31 से 45, और सामाजिक विज्ञान में के प्रश्न रहेंगे 46 से 60 तक। इस प्रकार आपके चारों विषयों के हम यहाँ पे जो मॉक टेस्ट से संबंधित प्रश्न उनके उत्तर बताएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला आपको हिंदी का प्रश्न आएगा। इसमें क्या दिया आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। देखिए यहाँ एक सूचना दी है, शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित, स्कूल चले हम अभियान। और यहाँ कुछ बच्चे MDM का भोजन करते हुए, कुछ बच्चे खेलते हुए और कुछ बच्चे पढ़ाई करते हुए। यहाँ क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़िए इसे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। प्रिय अभिभावक, सादर नमस्कार। आप सभी को अनुरोध है कि अपने बच्चों का दाखिला शासकीय विद्यालय में करवाकर अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। फिर शासकीय विद्यालय में ही दाखिला क्यों? तो उससे संबंधित यहाँ पे लिखा है, शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य कराने वाले प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं PhD, MAd, BEd, MA एजुकेशन अपने विषय में विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित हैं। दूसरा नंबर, आपकी आय में भी भारी भरकम लूट से मुक्ति। उसके बाद दिया संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क। फिर यहाँ कुछ और लिखा है, देखिए ध्यान पढ़िए। शासकीय विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी सुविधाएं, तो आपको इसको पूरे को पढ़ना है। इसके बाद आपको जो नीचे प्रश्न दिए इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है, कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा B नंबर, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका D नंबर, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 में से? तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर, आसपास की खोज गतिविधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ 4 कथन दिए, चारों कथन में से आपको ये बताना है कि शासकीय विद्यालयों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथे का B नंबर, शाला में शिक्षण शुल्क लेना, ये विद्यालयों के लिए सही नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर, अभिभावकों के लिए। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे प्रश्न 5 कंप्लीट हुए। और इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या दिया निर्देश, दी गई प्रसिद्ध, ये आपको दिया है, दी गई प्रसिद्ध वह आयुर्वेदिक दवाओं की तालिका के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। आयुर्वेदिक औषधियों की सूची। तो ये आपको क्रमांक 1 से लेकर 7 तक सरल क्रमांक दिया है। आयुर्वेदिक दवाओं के नाम, प्रकार, गुण और सावधानियां दिया है। इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा। जैसे प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा B नंबर, चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तालिका के अनुसार दवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर, 6 श्रेणियों में। इसका C नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, तालिका के अनुसार वे 2 औषधियाँ कौन सी हैं जो श्वास से जुड़े रोगों से में उपयोगी है। तो आपको तालिका देखना है जो अभी आपको बताए, उस तालिका के आधार पर आपको ये बताना है कि कौन सी जो स्वास्थ्य से जुड़े रोगों में उपयोगी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर, व्योसा, टीवटी, अभ्रक,
भस्म, यानी सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधियाँ दी गई हैं, सही क्रमांक लिखिए। यहाँ पे इसका सही क्रमांक क्या हो जाएगा, ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर क्या है, 2 नंबर अमृतारिष्ट और 6वां नंबर अश्वगंधा चूर्ण, तो ये दोनों क्रम सही होगा, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द को दीर्घ सौर संधि की श्रेणी में रखेंगे, तो दीर्घ यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इसका डी नंबर का ऑप्शन लोहासव। लोहासव को किस दीर्घ सौर संधि की श्रेणी में हम रखेंगे, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निर्देश क्या दिए पढ़ लेते हैं पहले। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। आपको ये जो अनुच्छेद दिया है इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए, अनुच्छेद ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये आपका अनुच्छेद है। अब इन अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आप जो नीचे प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर, जैसे पहला प्रश्न क्या है वो देख लेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, साइकिल एक मानव चालित पेंडल चालित एकल वाहन है जिसमें 2 पहिए एक के पीछे एक फ्रेम से जुड़े होते हैं। साइकिल सवार को साइकिल चालक कहा जाता है। साइकिल व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफ़ायती साधन है। गाँवों में किसान आसपास की साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूध बेचने का काम साइकिल के द्वारा करते थे। डाक विभाग की तो पूरी डाक और चिट्ठियाँ बांटने का काम पोस्टमैन साइकिल द्वारा करते थे। इससे पुरानी साइकिल लकड़ी से बनती थी जिसमें पैडल नहीं होते थे। फिर लोहे से साइकिल बनी जिसमें चेन या टायर नहीं थे। 2 फ्रांसीसियों द्वारा आगे वाले पहिए पर पैडल लगाया और पहियों को जोड़कर सीट को पहिए के परिमाप को कम करके तैयार किया गया। आजकल बाजार में बहुत प्रकार की साइकिलें उपलब्ध है, छोटे बच्चों की छोटी साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल आदि। साइकिल से प्रदूषण नहीं होता, आजकल साइकिल प्रयोग की जाने लगी हैं। तो देखिए बच्चों, हमने ये अनुच्छेद पढ़कर बताया। अब इस अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफायती साधन कौन सा है। ए नंबर 4 पहिया वाहन, बी नंबर मोटरसाइकिल, सी नंबर साइकिल और डी नंबर स्पोर्ट कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर साइकिल। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या आ जाएगा, सी नंबर साइकिल। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बिना पैडल की कौन सी साइकिल थी। ए नंबर लोहे की, बी नंबर लकड़ी की, सी नंबर बच्चों की और डी नंबर स्पोर्ट्स की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लकड़ी की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सबसे पहले साइकिल में पैडल कहाँ लगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, सबसे पहले साइकिल में पैडल कहाँ लगे। और इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे दे पाएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर जो अनुच्छेद पढ़े हमने उस अनुच्छेद के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, साइकिल के अगले पहिए में। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। साप्ताहिक मंडी का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, साप्ताहिक मंडी का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 7 दिन में 1 दिन लगने वाली मंडी। अगला प्रश्न है, डाक बांटने वाले कर्मचारी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पोस्टमैन। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक किसके प्रश्न थे। ये आपके विज्ञान के प्रश्न थे, विज्ञान कह रहे हैं, हिंदी के प्रश्न थे। अब आपके कौन से प्रश्न आ रहे हैं गणित से संबंधित, ये 16 से लेकर 30 तक रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 को। 21 मंजिला भवन को नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। कितनी मंजिला, 21 मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवासरत हैं। यदि प्रत्येक परिवार से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को इस भवन से कितनी वार्षिक आमदनी होगी। और यहाँ 4 ऑप्शन में वार्षिक आमदनी दी गई है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कितना, 21 मंजिला भवन है तो एक तल जिसका क्या है वाहन पार्किंग के लिए, तो कितने बचे 20। तो हम क्या करेंगे, 21 का 20 का 16 परिवार के साथ गुणा कर दिए। जैसे हमने क्या किए, 20 का गुणा किससे किए, 16 परिवार से कर दिए। जैसे 20 गुणे 16, 20 गुणे 16 की कितना आया गुणा करने पर, 16 सुनम सुन 16 दूनी 32, 320। ये क्या हो गया 320। अब 320 में क्या करोगे आप, कितने रुपए लग रहे हैं, तो 320 गुणित 500 रुपये, 500 का गुणा कर दिए। 3 शून्य आपके जैसे के वैसे आ गई है, और 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का 1, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,60,000 आ गया। ये कितना आ गया, 1,60,000। तो ये आपका क्या था, मासिक हो गया। लेकिन क्या कह रहा है इसमें, उपलब्ध एक माह में इतना रुपया आ रहा है, तो कितनी वार्षिक आमदनी, तो वार्षिक कह रहे हैं 12 माह में। तो अब क्या करेंगे हम, 1,60,000 में 12 का गुणा कर देंगे। 1,60,000 में 12 का जब गुणा करेंगे, 1,60,000 गुणित 12, अब इसका गुणा कर दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए गुणा करके देखते हैं। 1 2 3 4 शून्य तो हमारे रहेंगे ही, 1 2 3 4 शून्य हो गए। 12 छिंग 72 की 2 हासिल का 7, 12 कम 12 और 7, 12 में 7 जोड़े तो 19, कितना आ गया 1,92,000। तो 1,92,000 कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पे, बी नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1,92,000। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और
उस दीवार पर 1/3 भाग पेंट किया, अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न को आप हल करके देखेंगे तो आपको सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कोई भी भाग शेष नहीं रहेगा, कोई भी भाग शेष नहीं रहेगा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया है, निम्नलिखित में प्रदर्शित आकृति में छायांकित और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। छायांकित भाग है, ये देखो, ये वाला भाग क्या है आपका, छायांकित भाग है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या कौन कौन से भाग छायांकित है आपके, ये भाग छायांकित है, ये भाग छायांकित है, ये भाग छायांकित है और ये चार। और इसी प्रकार अछायांकित भाग ये वाला है और ये। तो ये छायांकित भाग और अछायांकित भाग का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम छायांकित भाग और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और छायांकित भाग में से अछायांकित भाग के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। देखते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। चलो प्रश्न नंबर 19 को देखें, क्या कह रहा है। निम्न सारणी में 9 विद्यार्थियों ने गणित विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं। देखिए सारणी, इसमें गणित विषय में जो प्राप्तांक हुए हैं वो दिए गए हैं। जैसे अनीता ने 78, कपिल ने 72, सोनू ने 87, कला ने 73, सुधा ने 85, रवि ने 51, आशा ने 79 और जिमी ने 57 और जैद ने 65। तो ये अंक प्राप्तांक दिए गए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए। तो 70 और 80 के बीच, जैसे 78 आ जाएगा 1, 72 2, 73 3, 73 3, ये 79 4। तो ये कितने हो गए यहाँ पे, 70 और 80 के बीच में 4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया, देखिए प्रश्न नंबर 20 में दिया है, एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार है। देखिए एक कन्या माध्यमिक शाला है, उसमें कक्षा 8वीं के जो एक सप्ताह में उपस्थिति निम्नानुसार है। यहाँ दिन दिया है, ये उपस्थिति दी है और ये पैमाने में जो आपका रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र कितने छात्राएं दर्शा रहा है, 5 छात्राएं। तो जैसे सोमवार को कितने रेखा चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रेखा चित्र हैं और 7 रेखा चित्र हो गए यहाँ पे। तो आपके कितने वो हो गए छात्राएं, 7 पना 35, इसमें 35 हो गए। अब मंगलवार को कितने रेखा चित्र हैं, 6 और 6 पंचे 30, कितनी छात्राएं हो जाएंगी यहाँ पे 30। बुधवार को कितने रेखा चित्र हैं, गिन सकते हैं आप, 5 रेखा चित्र हैं, तो 5 25। और गुरुवार को रेखा चित्र कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पना 45। फिर शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 रेखा चित्र हैं, तो 7 पना 35 छात्राएं हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेखा चित्र हैं, तो कितनी छात्राएं होंगी, 6 पंचे 30। अब प्रश्न में ये हमने क्या निकाल लिया, सोमवार को कितनी छात्राएं थी, मंगलवार को कितनी छात्राएं, बुधवार को कितनी, गुरुवार को, ये निकाल ली। इसके बाद गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। तो गुरुवार को कितनी छात्राएं थी, 45 और उसके बाद बुधवार को कितनी थी, 25। अब 45 में से 25 घटाओ, 5 में से 5 हटाए 0, 4 में से 2 घटाए 2, कितना आ गया 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 20 का। आप 4 विकल्प दिए उसमें देख सकते हैं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका सही है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने से प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। देखिए ये 5/9 है, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 व्युत्क्रम से गुणा करने पर। अब इनको व्युत्क्रम का गुणा, अंश का अंश गुणा की 5 25 9 3 27। तो जो इसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर गुणनफल निम्न में कौन सा होगा, तो 25/27। यहाँ ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर 25/27। तो इस प्रकार से आपका, सॉरी 25/27, बी नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर 25/27, जो हमने आपको हल करके यहाँ बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक आयताकार बगीचे का परिमाप मीन्स क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप कितना दिया, 13। आपको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई दी हुई है, तो ये 2 लंबाई ज्ञात करना है, धन चौड़ाई कितनी है आपकी 11/4 बराबर 13। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए लंबाई जैसे कि वैसे लिख दी हमने 13, ये 2 का पक्षांतर की भाग में गया 13 भागित 2 और धन 11/4 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 11/4 हो गया। अब इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 का भाग 4 में दी, 13 दूनी 26, यहाँ पे 26 आ जाएगा और यहाँ पे 11। अब 26 में से 11 घटाए, 6 में से 5 1 गया 5, यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 1 गया 1, 15/4। और यहाँ 15/4 कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का 15/4। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 15/4। और इसका एक प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या था,
25/27। तो प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, निम्न आकृतियों को देखकर सही विकल्प चुनिए। ये आकृति को देखना है आपको, सही विकल्प चुनना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आकृति 1 के क्षेत्रफल से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है आपको ये बताना है। तो यहाँ जो छायांकित भाग है इनको देख सकते हैं आप, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया छायांकित भाग का, 1 2 3 4 5 6 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और इसका देखिए ये 1 2 3 और ये दोनों भाग मिलके ये 4 5 और 6। तो जो निम्न आकृतियां को देखकर सही विकल्प चुनना था, तो यहाँ पे जो आकृति आपकी कौन सी, दोनों आकृति, आकृति 1 और आकृति 2। तो पहला ऑप्शन क्या है, आकृति 2 का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आकृति 1 से नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन आकृति 1 का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आकृति 2 के क्षेत्रफल से भी नहीं आएगा। आकृति 1 और आकृति 2 के क्षेत्रफल लगभग बराबर है। तो इसका सही आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का रिकॉर्ड इस प्रकार है। देखिए शर्ट का रिकॉर्ड दिया गया है, माप दी है सेंटीमीटर में, ये 85 90 95 105 110 और बेची गई कमीजों की संख्या कितनी है, 8 22 32 6 5 योग 73 हो गया। स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो ये आपको देखना है यहाँ पे, चलिए बताइए यहाँ से किसकी होगी आवश्यकता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बहुलक मोड की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25। संलग्न दंड आलेख, जो आपको दंड आलेख दिख रहा है, ये संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा देख लेते हैं। ये आप यहाँ से देखेंगे तो जनवरी में कितना 500, फरवरी में आप देख सकते हैं कितना है 450, फरवरी 450। उसके बाद मार्च में जाएंगे तो मार्च में आ जाइए, ये समथिंग किसके बीच में आ जाएगा 5, ये इसके बीच में आ रहा है। फिर ये यहाँ से आप आएंगे तो ये 800 से कम आएगा और ये यहाँ पे देखिए आपका 850 से के समथिंग है। ये 850 है मई में और फरवरी में 450। 850 में से 450 को घटाएंगे तो हमें कितना अंतर आ जाएगा, 400 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे फरवरी और मई में ना, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कंप्लीट हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह के बराबर है। आपको यहाँ से निम्न में से कौन सा समय एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और उसे हम मिनट में बदलेंगे तो हम 60 का गुणा कर देंगे। तो हम इसका सही आंसर जो होगा हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 7 गुणित 24 गुणित 60 मिनट, क्योंकि जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें एक सप्ताह में जो मिनटों की संख्या वह मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। 2x/3 ऋण 7x/15 बराबर क्या होगा। तो इसे हल करके देखते हैं। 2x/3 ऋण 7x/15, इसे हल किए, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ गया। अब ये 3, आप 3 का भाग 15 दी 5 बार गया, 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूनी 10x, कितना आ गया ये 10x ऋण 7x। 10x में से 7x घटाएंगे तो 3x/15, 3x/15, यहाँ 3 एकम 3, 3 5 15, तो क्या आ गया 1/5x। 1/5x कौन सा ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1/5x। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 27 भी हल हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्न में कौन से विकल्प में संख्याएं अधिकतम से न्यूनतम की ओर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 0.7, 0.76 एक, और एक मिनट इसमें कन्फर्म क्या कह रहा है यहाँ पे, अधिकतम से निम्नतम की ओर है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये 0.77, 0.760, 0.700, 0.65, ये अधिकतम से निम्नतम की ओर है, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया, ऋण 3/4 गुणित बड़े सर्पाकार कोष्ठक में 2/3 धन छोटे कोष्ठक में ऋण 5/6 छोटा कोष्ठक बंद सर्पाकार कोष्ठक बंद बराबर। तो अब इसको हल करके देखेंगे हम। जब हम इसको हल करके देखेंगे, हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वह यहाँ पे 4 ऑप्शन में से चुन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दिया आपका ऋण 3/4, हम इसे पहले हल कर लेते हैं कोष्ठक के अंदर। तो ये हो गया 2/3 ऋण 5/6। अब ऋण 3/4 गुणित, अब इसका एलसीएम क्या आ गया 6, तो 3 दूनी 6 4 ऋण 5, ऋण 3/4 गुणित 4 में से 5 घटाए तो ऋण 1/6। अब क्या कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब अंश का अंश में गुणा की, पहले ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया धन, 1 का 1 में गुणा की तो 1। अब ये हर का हर में गुणा करो, 4 दूनी 8, तो 1/8। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 1/8। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का आंसर क्या होगा, सी नंबर 1/8। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और गणित का अंतिम प्रश्न है। एक पक्की सड़क बन जाने से गांव से शहर पहुंचने में लगने वाला समय 5 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया। गांव में शहर पहुंचने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत कमी आई। तो आप इसे हल करके देखेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो हमें इसे प्रतिशत निकालना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका
प्रश्न नंबर 30 का ए नंबर 40%। इसका सही आंसर क्या होगा? 40%। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ और यहाँ पे गणित के जो 15 प्रश्न तो कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 31 आता है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? उपरोक्त चित्र में 2 गमले अ और ब दिए हैं, दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। तो हम इसका अवलोकन करने के बाद हमें पता चला कि क्या अंतर दिखेगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गमले अ की सामग्री का अपघटन हो गया। जो गमला अ है इसकी सामग्री क्या होगा? अपघटन होगा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, तबला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, बर्फ का पिघलना। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है? दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। देख लीजिए यहाँ पे अ ब स द दिया हुआ है, एक टंकी बनी हुई है। तो पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र अनुसार अ ब स द बिंदुओं पर 4 नल लगे हैं। इनमें 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये ब और स। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये आपका ब नंबर का ऑप्शन और स, इससे क्या होगा? जल नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या दिया है आप देखेंगे। चित्र में 4 बोतल दी गई हैं जो समतल जगह पर रखी हैं तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई हैं। यदि बोतल द में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी? ये आपका प्रश्न नंबर 35 है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 35 का डी नंबर का, सभी बोतलें 7 भरती हैं। सभी बोतलें कैसी होती हैं? 7 भरती हैं। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या है आपका? धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है? आपका यहाँ पे सही मिलान कौन सा है ये बताना है। तो आपका सही आ जाएगा जैसे पहले का, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के अंदर लेते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ऑक्सीजन। अधातु जिसका उपयोग उर्वरक में होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। फिर इसका जल शुद्धिकरण प्रकरण में उपयोग की जाती है, तो इसका बी नंबर, क्लोरीन। और अधातु जिसकी बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। तो ये हमने सही जोड़ी का मिलान करके बताया। अब यहाँ इसका सही आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में क्या कह रहा है? नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दर्शाया गया है। देखिए तापमान, ये न्यूनतम, अधिकतम, वर्षण और मनाली का 16 सेल्सियस, 35 सेल्सियस, 16 सेल्सियस, कश्मीर का दिया है, शिमला का दिया है और धर्मशाला का दिया है। तो किस शहर में हिमपात हुआ? तो आपको इसका सही आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर बी नंबर, कश्मीर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रोली की एक बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी? देखिए रोली की एक बहन 12 वर्ष की है, तो आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 12 परिक्रमा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 38 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 S3 पर आपतित हो रहा है। किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? ये प्रश्न 39 है। तो यहाँ पे जो बराबर की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर जो आपकी सही आंसर हो जाएगा सभी पृष्ठों में। ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, सभी पृष्ठों में तो होगा नहीं क्योंकि ये पृष्ठ इसके समतल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर का ऑप्शन सही होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज में, ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भुजों के घर में अप्रैल माह 2020 के बिजली के बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। भुजों को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 40 का, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना है। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया, पढ़िए चलिए। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। ये चित्र दिख रहा है, इसका आपको अवलोकन करना है। यहाँ शुक्राणु दिया है, XY, XX और यह अंडाणु। अब यहाँ पे अ नंबर शिशु और बी नंबर शिशु, तो शिशु अ और शिशु ब का लिंक होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 41 का डी नंबर, शिशु अ नर और शिशु ब मादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। मैं एक संश्लेषित पदार्थ हूँ जो गर्म होने पर भी नहीं पिघलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? उद्योगों में विभिन्न मशीनों के चलित पदार्थों को प्राह तेल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्यों तेल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर डी, घर्षण बल घटाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? पढ़िए।
दूरी समय का यह ग्राफ प्रदर्शित है। देखिए यहाँ पे दूरी, ये दूरी दी गई है, ये समय दी गई, ग्राफ प्रदर्शित है। और अब इस ग्राफ के आधार पर जो 4 ऑप्शन दिए उसका सही आंसर बताना। वस्तु की एक समान चाल होगी, असमान चाल होगी, स्थिर वस्तु, सामान्य शून्य। इस ग्राफ की सहायता से चाल की गणना नहीं की कर सकते, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, एक समान चाल। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण की प्रक्रिया में कौन सा अधात्विक भाग लेता है? ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर नाइट्रोजन, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर ओजोन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल और चीनी उद्योगों के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर खनिज आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत के न्यूनतम न्यायालय। अब देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न नंबर 45 तक तो आपके विज्ञान के थे, आपके प्रश्न नंबर 46 से अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न चालू हो चुके हैं। तो ये आपके 4 विषय हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो मॉक टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जनहित याचिका। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आई थी तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 48 का सी नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रारंभ सत्ता स्थापित करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, कारखाना स्थापित करना। तो उनका सही उद्देश्य था, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने का सत्ता स्थापित करना तो था ही, लेकिन प्रारंभिक उद्देश्य जो था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। ए नंबर शिक्षक द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, बी नंबर प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, सी नंबर उप प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन और डी नंबर कक्षा के छात्रों का द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 49 का डी नंबर, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। तो ये आपका प्रश्न नंबर 49 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में क्या दिया है, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। ये आप देख सकते हैं। दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित हैं? आपको ये बताना है कि चित्तौड़ और आमेर। तो इसका सही आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी है? मूल चट्टानी पदार्थ, ह्यूमस, जल, सूरज की रोशनी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगा है तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी होगी? तो इसका ह्यूमस यानी कि जो खाद है उसकी कमी हो जाएगी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जल की कमी भी हो सकता है, मूल चट्टानी पदार्थ और रोशन सूरज की रोशनी भी। लेकिन यहाँ पे जो आपके खेत में किस चीज़ की कमी है, तो ह्यूमस की कमी के कारण क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में उत्पादन कम होगा। अगला प्रश्न है, मोहन की आयु 15 वर्ष है, वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी। 15 वर्ष का है और उसे चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए बताइए यहाँ पे। तो इसका 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। 18 वर्ष कंप्लीट होने के लिए 15 वर्ष में कितने वर्ष की आवश्यकता है? 3 वर्ष की। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर ए नंबर 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एक महान व्यक्ति जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया, वे थे। 4 ऑप्शन है, ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, चलिए। माँ ने छत पर एक मटके में चट्टानी नमक खड़ा नमक रखा था, रात में वर्षा होने से वह पानी में बदल गया, यह परिवर्तन कहलाता है। ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे, दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। ये कौन सी भू आकृति, इसकी पहचान करना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ज्वालामुखी। यह आकृति किसकी है? ज्वालामुखी की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, उसके बाद मद्रास में किया गया। तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार व उड़ीसा में। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 57 क्या है। सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो इसमें आपका लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस
और वारेन हेस्टिंग। तो जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, सहायक संधि द्वारा राज्य विस्तार किया था, तो इसका ब नंबर का ऑप्शन आएगा, पहले का ब। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, भारत में रेलगाड़ी का संचालन किया था, तो इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस का गठन किया था, तो तीसरे का द नंबर आ जाएगा। और वारेन हेस्टिंग ने दोहरे शासन प्रबंधन को समाप्त करना था, तो इसका स नंबर। तो इसमें ये आपकी सही जोड़ी बन गई, तो इसमें सही जोड़ी को मिलान कीजिए, कौन सा आएगा सही आंसर, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 57 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 58, भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पद क्रम या रैंक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सिपाही। सिपाही के बाद लॉन्स नायक, फिर नायक, फिर हवालदार, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में देखिए क्या दिया हुआ है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भूप्रपाटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे निर्मित चट्टान होती है। तो ऊपर देखो क्या हो रहा है, आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भूप्रपाटी के नीचे धीरे धीरे, यदि भूप्रपाटी के ऊपर होता तो हमें बेसाल्ट प्राप्त होता, और भूप्रपाटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रेनाइट प्राप्त होगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर बी नंबर, ग्रेनाइट। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो देखिए ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उसमें क्रेटर भी संबंधित है, ज्वालामुखी शंकु भी संबंधित है, और ज्वालामुखी नली भी संबंधित है, लेकिन जो भ्रंशन है ये संबंधित नहीं है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे प्रश्न 1 से प्रश्न 60 तक विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 15-15 प्रश्न बताए, और ये आपका मॉक टेस्ट है किस कक्षा के लिए, कक्षा 8वीं के लिए। तो बच्चों आपको हमने ये मॉक टेस्ट फर्स्ट बताया, इसके बाद आने वाली वीडियो में मॉक टेस्ट सेकंड और थर्ड बताएंगे, और जो आपके साप्ताहिक जो प्रश्न हैं वो भी प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एनएस परीक्षा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा से संबंधित है। एनएस को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। तो ये आपकी परीक्षा होने वाली है, इसकी तैयारी आपको कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया, और आपका ये मॉक टेस्ट फर्स्ट बताया। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।